हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकबेथ और इसमें मैं आपको मैकबेथ की डिटेल स्टडी भी करा रहा था। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो बना दिए हैं, जैसे पूरे जो मैकबेथ है उसको मैंने एक वीडियो में समेट दिया है, समरी बताई है, कैरेक्टर भी बता रखे हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर लॉन्ग है उनको भी बता रखा है। लेकिन फ़िलहाल इस समय मैं आपको मैकबेथ की डिटेल स्टडी करा रहा था और उसमें मैंने फर्स्ट एक्ट का फर्स्ट सीन आपको पढ़ा दिया है। एक वीडियो अभी तक आई है डिटेल स्टडी की और ये सेकंड वीडियो है, इसमें मैं आपको सेकंड सीन बताऊंगा। ओके, फर्स्ट एक्ट का सेकंड सीन। तो अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है समरी वगैरह, तो उसको देख लीजिए, जिससे आपके अंदर एक रुचि पैदा हो जाए कि मैकबेथ में है क्या, पढ़ना कैसे है, तब बेहतर आपको समझ में आएगा। ओके, और हमारे वीडियो को आप शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और वीडियो को देखने के बाद लाइक या डिसलाइक दो में से एक करना है कमेंट के साथ। मतलब डिसलाइक किया तो कमेंट करना है क्यों किया, और लाइक किया तो कमेंट करना है क्यों लाइक किया, क्या पसंद आया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इसको और समझते हैं। लाइनें थोड़ी सी आपको कठिन लगेंगी क्योंकि इसमें इंग्लिश के अलावा कई लैंग्वेज से वर्ड लिए गए हैं, लैटिन है और भी फ्रेंच है, तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा सेंटेंस को समझने में, लेकिन मैं समझाऊंगा पूरा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने देने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान से देखना। सीन सेकंड, ए कैंप नियर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट एक स्थान का नाम है और कैंप का मतलब आप जानते हैं तंबू, यानी अस्थायी निवास। फॉरेस्ट के निकट एक अस्थायी निवास बनाया गया है, एक तंबू लगा हुआ है, कैंप लगा हुआ है। जैसे आप टूर पर जाते हैं तो कैंप लगाते हैं रहने के लिए थोड़े समय के लिए, तो वैसे फॉरेस्ट में एक कैंप लगा हुआ है और जो दूसरा दृश्य यानी सेकंड सीन है वहीं पर घटित होता है। अब उस तंबू में है कौन, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए फिर मैं पढ़ाता हूँ। उस तंबू में स्कॉटलैंड के राजा किंग डंकन हैं, उनके पुत्र मैलकॉम और डोनाल्ड हैं, और भी कई उनके साथ में रहने वाले, राजा के साथ में जो रहते हैं मंत्री वगैरह जैसे लेनॉक्स और भी कई लोग हैं, सब उस तंबू में मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। उनके अंदर शंका भी है, भय भी है, डर भी है, क्योंकि युद्ध हो रहा है। तो इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी युद्ध से कोई खबर आएगी, कोई सैनिक आएगा युद्ध की खबर लेकर। तभी क्या होता है, एक सैनिक आता है युद्ध की खबर लेकर। ओके, तो देखिए, अलार्म विदिन, अलार्म विदिन मतलब भय के साथ, उन सब में भय है। अलार्म का मतलब चिंता, भय, डर। ओके, तो सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इंटर किंग डंकन, और उस कैंप में राजा प्रवेश करते हैं, किंग डंकन, मैलकॉम और डोनाल्ड भी प्रवेश करते हैं, लेनॉक्स प्रवेश करता है विद अटेंडेंट्स, और ये सारे लोग उपस्थित होते हैं। मीटिंग ए ब्लीडिंग सर्जेंट, तभी उस कैंप में कौन आता है, ब्लीडिंग सर्जेंट, एक खून से रंजित यानी रक्त रंजित, खून से भीगा हुआ, सर्जेंट का मतलब सिपाही आता है, सैनिक आता है। ब्लीडिंग का मतलब जिसके बॉडी से खून निकल रहा हो, यानी खून से लथपथ हो, तो सर्जेंट आता है, एक सैनिक आता है। और मीटिंग मतलब मिलता है तंबू में राजा से, युद्ध की खबर लेकर आता है। डंकन, अब डंकन बोलते हैं राजा, वॉट ब्लडी मैन इज़ दैट, वॉट ब्लडी मैन इज़ दैट, ये कौन सा रक्त रंजित आदमी है, ये कौन सा आदमी है जिसका पूरा का पूरा शरीर खून से लथपथ है। ही कैन रिपोर्ट, वो बता सकता है, रिपोर्ट का मतलब सूचना दे सकता है। एज सीम्थ बाई हिज प्लाइट, उसके प्लाइट मतलब उसकी दशा से लगता है। एज सीम्थ बाई हिज प्लाइट, उसकी दशा को देख करके लगता है। ही कैन रिपोर्ट, वो सूचना दे सकता है किसके बारे में, ऑफ द रिवोल्ट, रिवोल्ट के बारे में यानी विद्रोह के बारे में, यानी युद्ध जो रहा है उसके बारे में। द न्यूएस्ट स्टेट मतलब नई अवस्था का, न्यूएस्ट स्टेट का मतलब नई अवस्था का, यानी कि नई नई खबर। अभी दशा क्या है युद्ध की, अवस्था क्या है, शायद ये इसके हुलिये को देखकर लगता है कि अभी युद्ध से आ रहा है और शायद युद्ध की नई खबर हमको दे सकता है, रिवोल्ट के बारे में कोई नई खबर दे सकता है, मैलकॉम बोलता है। दिस इज़ द सर्जेंट, ये एक सिपाही है, सैनिक है। हु, जिसने, लाइक ए गुड एंड हार्डी सोल्जर, एक अच्छे और साहसी सैनिक की तरह, फॉट, लड़ा था,
यह एक सिपाही है जिसने एक अच्छे और साहसी यानी साहस के साथ लड़ा था, फॉट का मतलब लड़ा था, गेंस्ट माई कैप्टिविटी, और मुझे बंदी होने से भी बचाया था। कैप्टिविटी मीन्स बंदी होना। तो मुझे मैल्कॉम कहता है ये एक सिपाही है जो बहुत बहादुरी से और बहुत अच्छे से लड़ा था और इसने मुझे बंदी होने से भी बचाया था। हेल स्वागत है, ब्रेव फ्रेंड साहसी मित्र, बहादुर मित्र स्वागत है। से कहो टू द किंग राजा से, द नॉलेज मतलब वो सारी जानकारी, ऑफ द ब्रॉयल, ब्रॉयल का मतलब युद्ध, युद्ध की वो सारी जानकारी राजा से कहो यानी राजा को बताओ। ये मैल्कॉम कह रहा है सर्जेंट से कि स्वागत है बहादुर दोस्त, से कहो टू द राजा, सॉरी टू द किंग राजा से, द नॉलेज ऑफ द ब्रॉयल, युद्ध की सारी जानकारी यानी युद्ध की सारी खबरें राजा को बताओ। एज दाउ डिड्स जो तुमने देखा था, दाउ का मतलब तुम, ओके, एज जो दाउ डिड्स तुमने देखा था, लीव इट छोड़ने के पहले यानी युद्ध को छोड़ने से पहले, युद्ध का मैदान जो है उसको छोड़ने से पहले जो कुछ तुमने युद्ध में देखा उसके बारे में राजा को बताओ। ये मैल्कॉम सिपाही से कहता है, सैनिक से कहता है कि बताओ युद्ध के बारे में राजा को, क्या वहाँ का इसमें हाल है, क्या दशा है। सर्जेंट यानी सिपाही अब बताता है, डाउटफुल इट स्टूड, डाउटफुल मतलब संदेह, इट इसमें, स्टूड मतलब खड़ा है, इसमें संदेह खड़ा है, इसका मतलब संदेह खड़ा थोड़ी ना हो सकता है। वो कह रहा है कि संदेह है, भ्रम की अवस्था में है, अभी नहीं पता है कि कौन जीतेगा, संदेह है कि हमारी जो सेना है वो जीतेगी या जो विपक्ष की सेना है वो जीतेगी, दुश्मन की सेना। डाउटफुल इट स्टूड अभी बहुत असमंजस है, कुछ स्पष्ट नहीं है, डाउटफुल है सब। एज जैसे, टू स्पेंट स्विमर्स दो थके हुए तैराक, दैट डू क्लिंग टुगेदर एक साथ चिपके हुए, ऐसा लगता है कि जैसे दो थके हुए तैराक एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जैसे हमारी सेना और विपक्ष की सेना लड़ रही है तो उनको देखकर ऐसा लगता हुआ कि दो थके हुए तैराक एक दूसरे से चिपके हुए हैं, मतलब लड़ रहे हैं। एंड और चोक देयर आर्ट, चोक मतलब रोकते हैं, देयर आर्ट मतलब उनकी कलाओं को, यानी एक दूसरे के कला को रोकते हैं, मतलब मात देने का प्रयास करते हैं। जैसे उधर से किसी ने कुछ फेंका तो इधर से भी कुछ फेंका जाता है लड़ाई करने के लिए ना, तो एक दूसरे की कलाओं को मात दे रहे हैं, परास्त करने का एक प्रकार से हम कह सकते हैं, एक दूसरे को परास्त करने का जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, उनकी कलाओं को रोक रहे हैं कि कैसे हम उनकी प्रतिभा को विफल करके उनको हरा दें। तो वही कह रहे हैं कि एज टू स्पेंड स्विमर्स दैट डू क्लिंग टुगेदर, ऐसा लगता है जैसे दो थके हुए तैराक एक दूसरे को हराने का प्रयास करते हैं, वैसे ही हमारी सेना और उनकी सेना लड़ रही है और एक दूसरे की कला को परास्त करने का जुगाड़ ढूंढ रही है। द मर्सिलेस मैकडोनाल्ड जो दयाहीन मतलब जिसके अंदर कोई मर्सी नहीं है, दया नहीं है, मैकडोनाल्ड। वर्दी सो बी ए रेबल जो कि एक विद्रोही कहने के लायक ही है, जिसको एक विद्रोही कहा जा सकता है। मैकडोनाल्ड स्कॉटलैंड के राजा को धोखा देने वाला था, ओके, इसी ने धोखा दिया था और ये जाके दुश्मन की सेना में मिल गया था मैकडोनाल्ड। तो द मर्सीलेस मैकडोनाल्ड वर्दी मतलब के लायक है, टू बी ए रेबल एक विद्रोह, जिसने विद्रोह किया है वो एक विद्रोही करने के ही लायक है। फॉर क्योंकि टू दैट मल्टीप्लाइंग विलेनीज और उसमें मल्टीप्लाइंग मतलब असंख्य, विलेनीज मतलब अवगुण, विलन वाली क्वालिटी, तो विलेनीज ऑफ नेचर जिसके अंदर असंख्य अवगुण भरे हुए हैं, मतलब विलन वाले गुण यानी अवगुण, जिसके नेचर का मतलब क्या स्वभाव, यानी कि वो एक मल्टीप्लाइंग विलेनीज से भरा हुआ है, अनेक अवगुण और विद्रोही कहने के लायक है। मैकडोनाल्ड उसने क्या किया, डू सॉर्म अपान हम पर, देखिए डू सॉर्म अपान हिम उस पर टूट पड़ा, किस पर, मैकबेथ पर। वो जो मैकडोनाल्ड है जो कि एक विद्रोही है और उसमें असंख्य गुण हैं, सॉरी अवगुण हैं, दोष हैं,
बुरी बुरे इच्छाएं हैं उसके अंदर, उसने क्या किया, डू सॉर्म अपॉन हिम, उस पर टूट पड़ा, यानी मैकबेथ पर टूट पड़ा। सॉर्म का मतलब झुंड की तरह टूट पड़ा। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल, पश्चिमी द्वीपों से, ऑफ कैंस एंड गैलोसेस, कैंस एंड गैलो ग्लासेस मतलब हैवी और भारे हथियारों से सुसज्जित सेना। ओके, इन सप्लाइड का मतलब सप्लाई करके यानी प्राप्त करके, पश्चिमी द्वीपों से उसने कुछ सेनाएं ला करके जो कि हैवी और भारी हथियारों से, एकदम हल्के और भारी हथियारों से लैस थी सेनाएं, उन सेनाओं का झुंड लेकर के मैकबेथ पर टूट पड़ा। समझ में आया या फिर से मैं समझाऊं? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द मल्टीप्लाइंग विलेनीज ऑफ नेचर, यानी उसके नेचर में मल्टीप्लाइंग विलेनीज क्वालिटी हैं। उसकी क्वालिटी कैसी है? विलन की तरह है, बहुत ज़्यादा अवगुण उसमें भरे हुए हैं। और उसने क्या किया? डू शॉर्म अपॉन हिम, डू शॉर्म अपॉन हिम मतलब झुंड की तरह उस पर टूट पड़ा। फ्रॉम द वेस्टर्न आइल मतलब पश्चिमी द्वीपों से, ऑफ कैंस एंड गैलो ग्लासेस मतलब हैवी और भारी हथियारों से लैस सेना को लेकर, इन सप्लाइड में जो उसको सप्लाई किया गया था, मिला गया था, यानी पश्चिमी द्वीपों से उसको कुछ सेनाएं भेजी गई थी उसके साथ, मैकडोनाल्ड के साथ, जो कि हल्के और भारी हथियारों से लैस थी। और उन सेनाओं के साथ मैकडोनाल्ड मैकबेथ पर टूट पड़ा। अब समझ में आया? बट ऑल इज टू वीक, लेकिन सब कमजोर पड़ गए मैकबेथ के आगे। मैकबेथ उन सब पर भारी पड़ा, बट लेकिन ऑल इज टू वीक, वो सब बहुत कमजोर थे। फॉर ब्रेव मैकबेथ, क्योंकि ब्रेव मैकबेथ, बहादुर मैकबेथ, वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, जैसा कि उसका नाम ही है, वो उस नाम के लायक भी है। डिसडेनिंग फॉर्चून, मैकबेथ ने क्या किया? अब देखिए, फॉर ब्रेव मैकबेथ के बाद आपको पढ़ना है डिसडेनिंग फॉर्चून, और ये जो वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, ये थोड़ा सा अलग है, इसको आपको पहले पढ़ना है बाद में। आप देखिए 2 डैश से अलग हो गया। वेल ही डिजर्व्स दैट नेम, अच्छी तरीके से वो अपने नाम के अनुसार ही, मतलब जैसा उसका नाम है वैसे ही है। वेल ही डिजर्व्स मतलब योग्य है, दैट नेम उस नाम के, जो उसको नाम दिया गया है मैकबेथ, वो उस नाम के योग्य है। फॉर क्योंकि ब्रेव मैकबेथ, बहादुर मैकबेथ, डिसडेनिंग फॉर्चून, फॉर्च्यून को यानी अपने भाग्य को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि अब भाई इतनी सेना उसके साथ आ गई तो उसका तो मरना तय हो गया था, एक प्रकार से उसके भाग्य में समझ लो लिखा हुआ था मरना। लेकिन मैकबेथ ने अपने भाग से इनकार कर दिया, उसको भी पीछे छोड़ दिया, उसको भी परास्त किया। डिसडेनिंग फॉर्च्यून यानी अपने भाग्य को पीछे छोड़ते हुए, विद हिज ब्रांडिश्ड स्टील, और अपनी चमकती हुई तलवार से, ब्रांडिश मतलब चमकीली, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा धार हो, स्टील का मतलब तलवार, अपनी चमकती हुई तलवार से, विच स्मोक्ड विद ब्लडी एग्जीक्यूशन, जो एकदम खून से लथपथ थी, यानी उसकी तलवार खून से लथपथ थी। उससे इतना याद रखना, मैं पेज पलटने वाला हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अभी मैं आपको जोड़ूंगा वहाँ। तो मैंने आपको पीछे पढ़ाया था कि अपने फॉर्च्यून को डिसडेन करते हुए, यानी पीछे छोड़ते हुए, और अपनी चमकती हुई तलवार से, जो कि खून से लथपथ थी, लाइक ए वेलर्स मिनियन, और एक साहस का प्रिय हो गया था, मान लो साहस उसके अंदर एकदम बस गई थी, एक साहसी का प्रिय की तरह, साहसी के प्रिय की तरह। वेलर्स मिनियम मतलब साहसी का प्रिय हो गया था, मतलब उसके अंदर, यानी जो मैकबेथ था उसके अंदर साहस कूट कूट कर भर गया था उस समय, तो वो साहस का प्रिय हो गया था। उसकी तरह उसने क्या किया? कार्व्ड आउट, चीर दिया, हिज पैसेज, अपने रास्ते को। अब रास्ते को कोई कैसे चीरेगा? रास्ते को मतलब रास्ते में आने वाले जो दुश्मन थे उनको चीरते हुए चीर दिया। टिल ही फेस द स्लेब, और वो फिर स्लेब के पास पहुंच गया, उसका सामना किया। स्लेब का मतलब जो दुश्मन थे, गुलाम थे, उनको गुलाम कहा गया दुश्मनों को। तो जब तक वो उन गुलामों के पास पहुंच नहीं गया, उसका उससे सामना नहीं हुआ, तब तक वो रास्तों को एकदम चीरता हुआ अपनी तलवार से आगे बढ़ता रहा। विच नेवर शूक हैंड्स, जिससे उसने हाथ नहीं मिलाया जब अपने गुलामों दुश्मनों के पास पहुंचा।
तो विच नेवर शूक हैंड्स, उसने उससे हाथ नहीं मिलाया, नॉर बेड फेयरवेल टू हिम, और ना तो उसको अलविदा कहा, अपने दोस्तों सॉरी अपने दुश्मनों से ना तो उसने हाथ मिलाया, ना तो उनको अलविदा कहा कि अब तुम मरने वाले हो, अलविदा कुछ नहीं बोला। टिल ही अनसेम्ड हिम, उसने उसको चीर दिया। फ्रॉम द नेब मतलब सिर से लेकर टू द चैम्प्स मतलब पाँव तक। अब देखिए नेब का वैसे मतलब होता है जो आपके शरीर का जो बीच वाला भाग होता है, नहीं कमर, तो वो वाला भाग, और चैप्स का मतलब जबड़ा, यानी आपके सिर से लेकर पाँव तक उसको चीर दिया। एंड फिक्स्ड हिज हेड, और उसके हेड को फिक्स्ड कर दिया, लटका दिया, अपॉन द बैटलमेंट्स, उसी युद्ध के क्षेत्र में। यानी कि जो मैकडोनाल्ड था उसका सिर काट करके सिर से लेकर पांव तक उसको चीर दिया और उसका सिर उसी युद्ध क्षेत्र में टांग दिया, लटका दिया मैकबेथ ने। ओके, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैंने कहा कठिन है लेकिन आसान है। अब देखिए आगे की लाइनें थोड़ी सी और आपको कठिन लगेंगी। अब जब उसने बताया सर्जेंट ने कि मैकबेथ ने मैकडोनाल्ड को सिर से लेकर पैर तक एकदम चीर दिया है और इसके सिर को युद्ध क्षेत्र में लटका दिया है, टांग दिया है। अब डंकन क्या कहते हैं, ओ वायलिएंट कजिन, अरे मेरे प्रिय बहादुर वर्दी जेंटलमैन, वो तो सज्जन पुरुष है। मैकबेथ सॉरी यहाँ पर डंकन मैकबेथ के बारे में बोलते हैं कि अरे वो तो है ही बहादुर, वो हमारा प्रिय है। ओ वैलिएंट कजिन, कजिन का मतलब हमारा भाई, भद्र पुरुष, वो तो बहादुर है। वैलिएंट का मतलब बहादुर, वर्दी जेंटलमैन और सज्जन पुरुष है, वो तो है ही ऐसा। फिर सर्जेंट कहता है, सर्जेंट सिपाही कहता है, एज वंस द सन्स गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, एज जब, जैसे, एज यहाँ पर जैसे, ओके, एज जैसे, वंस जब, द सन्स गिन्स, सन निकालता है, गिन्स का मतलब निकालना, जैसे सूरज निकालता है, हिज रिफ्लेक्शन अपनी रोशनी को, अपनी किरणों को, जैसे जब सूरज अपनी किरणों को निकालता है, यानी जब सूरज उगता है, इसका लाइन में मतलब ये है। ओके, इस लाइन का मतलब क्या है, जब सूरज उगता है अपनी किरणों को निकालता है मतलब सूरज उगता है। एज वंस द सन गिन्स हिज रिफ्लेक्शन, जब सूरज उगता है। शिप रैकिंग स्टॉर्म्स, तो शिप रैकिंग मतलब जहाज़ों को तोड़ देने वाले तूफान भी आते हैं। एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, और भयानक गड़गड़ाहट की आवाज़ भी आती है। समझे नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए फिर मैं आगे बताऊंगा क्योंकि आगे इसी से कनेक्टेड है। जैसे जब सूरज निकलता है तो एक उत्साह भरा दिन भी निकलता है, मतलब आनंद की प्राप्ति होती है हमको। ठंडियों में अगर सूरज निकलता है तो क्या होता है, बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। तो एक नए दिन की शुरुआत होती है, खुशी का माहौल बन जाता है सूरज के उगने पर। लेकिन उसके साथ ही साथ जब सूरज उगता है तो हवाएं भी, क्योंकि सूरज के कारण ही हवाएं चलती हैं, आपको ये साइंस में पढ़ाया जाएगा कि जो आंधी तूफान वर्षा होती है, गड़गड़ाहट होती है, सूरज के कारण ही होती है। उसी के द्वारा कहीं ताप ज़्यादा हुआ कहीं कम हुआ तो वायुदाब उत्पन्न होता है, वायुदाब के द्वारा हवाएं एक दूसरी ओर चलती हैं। तो जिस प्रकार सूरज के उगने से आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन साथ ही साथ शिप रैकिंग स्टॉर्म्स, जहाज़ों को तोड़ देने वाले तूफान, और एंड डायरफुल थंडर्स ब्रेक, और भयानक, डायरफुल मतलब भयानक, थंडर्स का मतलब गड़गड़ाहट की आवाज़ भी उत्पन्न होती है। ओके, जिस प्रकार सूरज जब उगता है तो आनंद की प्राप्ति होती है, लेकिन उसके साथ ही एक विनाश भी आता है जो जहाज़ों को तोड़ देता है, तूफान भी आता है। ठीक उसी प्रकार क्या हुआ, सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग, ठीक उसी प्रकार जहाँ से, सो फ्रॉम दैट, ठीक उसी प्रकार जहाँ से स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग का मतलब बसंत हो, वैसे होता है, यानी एक अच्छा स्रोत, जिस अच्छे स्रोत से वंस कंफोर्ट सीम्स टू कम, कंफोर्ट आने की संभावना थी, कंफोर्ट मतलब आराम मिलने की संभावना थी। यानी कि यहाँ पर स्प्रिंग कहा गया है मैकडोनाल्ड को, मतलब हम उससे अच्छी आशा कर रहे थे
कि वो हमारी सहायता करेगा, लेकिन वो दुश्मनों से मिल गया। तो वही सर्जेंट कह रहा है, जिस प्रकार, अब मैं सूरज वाला नहीं बताऊंगा, वैसे ही जैसे कि थोड़ा सा समझाना आपको, कैसे समझाएं। सो फ्रॉम दैट स्प्रिंग, ठीक उसी प्रकार जिस स्रोत से, यानी जहाँ से कंफर्ट सीम्स टू कम, जहाँ से हमें आराम मिलने की संभावना थी, अच्छी खबर आने की संभावना थी, डिसकम्फर्ट स्वेल्स, वहाँ से हमें क्या मिला, डिसकम्फर्ट मिला, यानी आराम का उल्टा क्या, बेचैनी मिली, यानी दुख मिला, हमको धोखा दिया गया। मैकडोनाल्ड से हम आशा कर रहे थे कि हमें वो अच्छी खबर देगा, हमारी तरफ से लड़ेगा, लेकिन वो दुश्मनों से जब मिल गया हमें डिसकम्फर्ट देने लगा। मार्क, सुनो ध्यान से, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के राजा मार्क, सुनो, सर्जेंट कह रहा है राजा से, सुनो राजा, स्कॉटलैंड के राजा ध्यान से सुनिए। नो सूनर जस्टिस हैड विद वेलर आर्म्ड, ज्यों ही न्याय के पक्ष में, जस्टिस हैड का मतलब न्याय के पक्ष में, विद वेलर का मतलब, वेलर का मतलब साहसी, आर्म्ड का मतलब हथियारों से लैस सेना, हथियारों से सुसज्जित सेना, ज्यों ही हथियारों से सुसज्जित सेना ने बहादुरी से कंपेल्ड मजबूर किया, दीज स्कीपिंग कम्स, स्कीपिंग का मतलब डरपोक, कम्स का मतलब सेना, यानी दुश्मनों की सेना को मजबूर कर दिया, टू ट्रस्ट, विश्वास करने के लिए, देयर हील्स, उनके पैरों पर, उनके एड़ियों पर, मतलब उनको भगाने पर मजबूर कर दिया हमारी बहादुर सेना ने, ज्यों ही हमारी बहादुर सेना ने उनको उनके एड़ियों पर विश्वास दिलाने के लिए मजबूर कर दिया। मतलब एड़ी, भाई मान लीजिए कहीं आप खतरे में हैं, कोई आपको सहारा नहीं बचने का, तो आप एड़ियों पर विश्वास करेंगे, भागेंगे पीछे। तो जैसे ही, ज्यों ही हमारी सेना ने, बहादुर सेना ने दुश्मनों को कायर, स्कीपिंग का मतलब कायर, बहुत ही डरपोक, दुश्मन की सेना को उनके एड़ियों पर विश्वास दिलाने में मजबूर किया, उनको भागने पर मजबूर किया, ठीक उसी समय क्या हुआ, बट द नॉर्बियन लॉर्ड, लेकिन नॉर्वे का लॉर्ड यानी जो राजा था, सर्वेइंग वेंटेज, सुविधा पा करके, विद फर्निश्ड आर्म एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, यानी खतरनाक हथियारों और नए सैनिकों के साथ, बिगेन फ्रेश एजॉल्ट, एक नया युद्ध छेड़ दिया। एजॉल्ट का मतलब आक्रमण या युद्ध, सप्लाईज ऑफ मैन मतलब आदमियों की सप्लाई हो गई उसको। जैसे ही हमारी सेना ने मतलब हमारी सेना लगभग जीत चुकी थी और दुश्मनों को भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन तभी क्या हुआ, नॉर्वे के राजा ने एक नई सेना के साथ, जो कि हथियारों से एकदम लैस थी, एक नया युद्ध छेड़ दिया। बट द नॉर्बियन लॉर्ड, लेकिन नॉर्वे के राजा ने सर्वेइंग वेंटेज, सुविधा पा करके, किसकी सुविधा, विद फर्निश्ड आर्म्स, यानी कि खतरनाक हथियारों की, एंड न्यू सप्लाईज ऑफ मैन, और सैनिकों की, यानी सैनिकों और खतरनाक हथियारों को लेकर के, बिगैन शुरू कर दिया, फ्रेश एजॉल्ट, एक नया युद्ध। तो दोस्तों आज मैं आपको यहीं पर पढ़ाता हूँ, यहीं पर इसको रोकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाऊँगा तो आपको भी थोड़ा सा बोरिंग महसूस होने लगेगा। वैसे ही यहाँ के जो सेंटेंस है काफ़ी कठिन है, समझाना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, या फिर मैं थोड़ा और प्रयास करूँ, तेज़ पढ़ाऊँ, धीमा पढ़ाऊँ, कैसा पढ़ाऊँ। ओके, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।